नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो तैयारियां जोरों शोरों पर है। पहले चरण के तहत अगर बात की जाए तो आपको बता दें 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 25 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है। पहले चरण के 18 सितंबर को मतदान होने वाले हैं और पहले चरण में 6 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरने वाली है। चुनाव प्रचार को लेकर अगर बात की जाए तो सभी दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विधानसभा चुनाव 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं और हर एक सियासी दल, हर एक पार्टी, हर एक नेता जो है पूरे जोरों शोरों से अपनी ताकत झोंकने में लगा हुआ है। और आपको बता दें इसी में पहले चरण के तहत 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही साथ भाजपा की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी समेत और भी बड़े दिग्गज नेता जो है अपनी अपनी पार्टीज के लिए जो है प्रचार प्रसार करेंगे और इसी में देखेंगे कि विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो हर किसी की यही उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई थी, विधानसभा चुनावों में भी वैसी तस्वीरें सामने आए। इसी के साथ आपको बताएं, जहां पर प्रचार प्रसार की बात आ रही है सामने, वहीं दूसरी तरफ नेता जो है एक दूसरे पर बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि रणनीति, राजनीति की अगर बात की जाए तो जब चुनावों का समय होता है तो बयानबाजी देखने को मिलती है और इसी में पहला चरण जो है 18 सितंबर को है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शीतल, बिल्कुल सही कहा रूपाली आपने। और पहले चरण का समय अब बच चुका है और कल नामांकन की आखिरी तारीख थी और आज से चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। आधिकारिक तौर पर अब सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, डीपीएपी या तमाम जो कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी इस वक्त मैदान में नजर आ रही हैं, क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। 18 सितंबर को पहला चरण होगा, जिसके लिए सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। जहां जहां पर भी पहले चरण में चुनाव होने हैं वहां वहां इस वक्त सरगर्मियां काफी तेज नजर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी एक तरफ से पहले कहीं टिकटों के हेरफेर में फंसती हुई नजर आ रही थी और उसके बाद उनके अपने कई सारे ऐसे नेता हैं जो उनसे नाराज भी नजर आए, लेकिन उसके बाद भी उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत दोनों पार्टियां अपनी अपनी चुनावी नाव को कैसे जो है वो किनारे लगाया जाए, उसके लेकर एक दूसरे के सहारे यहां पर जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने लंबे समय के बाद विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है और कौन यहां पर फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस भी तैयारियां कर रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों के नाम भी सामने लाए हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी 2014 की तरह ही 2024 में भी कमान संभालते हुए नजर आ रहेंगे। उससे पहले जब लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए थे उसमें भी पीएम मोदी ने कमान संभाली थी, लेकिन यहां पर पीएम मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं और बहुत जल्द हो सकता है ये तमाम दिग्गज बीजेपी के जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचेंगे, यहाँ पर रैलियां करेंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपने कंधों पर उन्होंने जिम्मा लिया है, पहले भी एक दौरा कर चुके हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे। गठबंधन से पहले वो दोनों नेता यहाँ पर पहुंचे और इस गठबंधन की जो डोर थी उसको बांधने की कोशिश की। विकास मनास डोडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, डोडा में क्या हालचाल हैं चुनाव को लेकर और किस तरह की वहां पर सरगर्मियां नजर आ रही हैं मैदान में? देखिए, जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया था तमाम जो भी लोग जो है इसमें उतरे थे, चाहे फिर पार्टी से या इंडिपेंडेंट से, लेकिन कल जो है कई लोगों ने जो है अपना नॉमिनेशन वापस लिया है, क्योंकि डोडा से 41 लोगों ने अपना नॉमिनेशन भरा था, जिसमें डोडा ईस्ट से 16, वेस्ट से 9 और डोडा भद्रवा से 16 और ऐसे में अब जो है 27 लोग बचे। तो ऐसे में कल एडवोकेट जो आसिम हाशमी है उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन अपना विड्रॉल किया है और फेवर किया है इंडियन अलायंस के जो कैंडिडेट है, यानी डोडा वेस्ट कांस्टिट्यूंसी से उनके फेवर में, और सपोर्ट करने को कहा है उनको। लेकिन लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी एक सिंगल पार्टी एक साइड से है, बाकी सारी पार्टियां जो है बस ये सोच रही है किस तरह से हमने इनको हराना है। वैसे में ग्राउंड पर तमाम पार्टियां उतर रही हैं और अपना अपना
विकास, क्या कुछ 370 लगता को है इस बार लेकर बीजेपी को हराना एक बड़ा मुद्दा है या चुनाव जीतना? क्योंकि बीजेपी को हराना सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है, जहां पर बयानबाजी बीजेपी को लेकर सामने आ रही है नेताओं की कि ये कहा जा रहा है जो भाजपा का समर्थन करेगा हम उसका स्वागत नहीं करते। वही दूसरी तरफ लोगों के मुद्दे ज्यादा जरूरी है या भाजपा को हराना? किस तरीके की तस्वीरें डोडा में नजर आ रही है, क्योंकि पहले चरण में वहां पर चुनाव होने वाले हैं? देखिए, तस्वीरें जो सामने आ रही है, तमाम जितने भी लीडर जो अपने भाषण में कह रहे हैं या जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, तो सब लोग जो है भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं, जहां पर स्टेटहुड वापस लाने की बात कर रहे हैं, 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार उनका मुद्दा लोगों के ऊपर नहीं है, डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है, लेकिन लगातार इस तरह के हमले जो भी हो रहे हैं बीजेपी पार्टी पर हो रहे हैं और इस तरह का रहेगी किस तरह से बीजेपी पार्टी को यहाँ से हमने हराना, और 10 साल के बाद अगर हमारी दोबारा से सत्ता बनती है तो हम जो है अपने हिसाब से दोबारा से वैसा ही काम करें। ये बताइएगा बीजेपी की क्या मुद्दे या क्या उपलब्धियां रहने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा कह रही है कि पिछले 10 साल के अंदर बदलाव हुआ है जब सरकार में रहे थे पीडीपी के साथ, लेकिन जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया उसके बाद बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर को बदलने की बात की जा रही है, हर क्षेत्र में काम या विकास का दावा किया जा रहा है। तो क्या ये एक बड़ी उपलब्धियां बीजेपी की तरफ से रह सकती हैं और उन उपलब्धियों को गिनाया जा सकता है? उसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचती हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या किसानों से जुड़ी योजनाएं हो या फिर बाकी अन्य चीजें हों, बड़ी सारी योजनाएं निकलकर सामने आई हैं। क्या ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से सामने रखी जा रही हैं? अभी तक घोषणा पत्र सामने नहीं आया। देखिए, 2014 के बाद जैसे बीजेपी यहाँ पर सत्ता में भी आई थी या फिर सेंटर में हो या जम्मू कश्मीर में भी जहाँ पर इनका आपसी गठबंधन हुआ था, उसके बाद लगातार चाहे फिर डोडा की बात की जाए, कई जगहों पर काफी सारी डेवलपमेंट भी देखने को मिली थी। चाहे फिर डोडा में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक ही पुल हुआ करता था डोडा और पार्ली वाली साइड को कनेक्ट करने में। अब ऐसा समय आया है जहाँ पर 5 से 6 पुल जो है डोडा के आसपास बन चुके हैं, तो लोग चाहते हैं उनके गांव तक रोडें पहुंची है। जो काम पिछले कई सरकारें नहीं कर पाई वो काम जो है इस दौरान में हुआ, पिछले 10 साल के बीच में, चाहे फिर यूटी बनने के बाद हुआ या यूटी बनने से पहले हुआ, लेकिन ये तमाम चीजें हो रही है और कहीं ना कहीं इसको हम लोग भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और लोगों को अब जो है कई सारी पार्टियां गुमराह कर रही है 370 या स्टेटहुड के नाम पर, और कहीं ना कहीं लोग अब काफी समझदार हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे ही वोटिंग होगी, लोग जो है अपना जवाब वोटिंग से ही देंगे। अब बात आती है आवाम की, लोगों की, तो क्या कुछ लगता है जहां पर पार्टीज एक तरफ प्रचार प्रसार कर रही हैं तो लोगों का झुकाव या ये कह सकते हैं कि रुझान किस पार्टी की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ माहौल है डोडा में, किस तरीके से चुनावी तैयारियां जिस तरीके से पार्टी कर रही है, तो लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, एक तरफ से भाजपा भी डरी हुई है क्योंकि बाकी सारी पार्टियां जो है बिल्कुल उनके खिलाफ है। तो ऐसे में कई बड़े बड़े नेता जो है अब इस एरिया में, जम्मू कश्मीर के एरिया में आने वाले हैं, जो इस तरह का प्रचार करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में बाकी सारे लोग जो है बस इस तरह का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग जो है इंडिपेंडेंट लोगों के साथ हैं, कि उन नेताओं के साथ हैं जो 10 साल के बाद ग्राउंड में दोबारा उतरे हैं। तो ऐसे में लोग जो है काफी कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ कई लोग 2014 में इलेक्शन हारने के बाद दोबारा कभी उनका स्टेटमेंट नहीं दिखा है। चाहे फिर विपक्ष ऐसा होना चाहिए, कहीं पर भी कुछ हुआ हो तो कम से कम उसके खिलाफ बोलने वाला होना चाहिए, ऐसा काफी लंबे समय से डोडा या चिनाब वैली में देखने को नहीं मिला। तो जो बात करने वाले लोग थे उनको नॉमिनेशन या टिकट यहाँ पर नहीं मिली है, कई लोग जो है उस तरह से भी नाराज है। तो ऐसे में अब आने वाला समय ही बताएगा कि लोग किस ओर जाते हैं, और स्टेटहुड लाना चाहते हैं या 370 वापस लाने की बात जो हो रही है उसको लाने की ओर जाते हैं, या फिर भाजपा का साथ देते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरह से चिनाब वैली का इलाका है वो अभी भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। खास तौर पर डोडा और किश्तवाड़ की बात करें, वहां पर 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो गांव के इलाकों में रहने वाले लोग हैं। तो गांव में जो सुविधाएं पहुंचाना, बेसिक जो होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, जिसमें पानी है, जिसमें बिजली है, जिसमें सड़कें हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अभी तक पिछले 10 सालों के अंदर क्या बदलाव इन क्षेत्रों में देखने को मिला है और ये कितना बड़ा मुद्दा है? खास तौर पर रोजगार, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चिनाब वैली के अंदर चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजली भी वहाँ पर उत्पादन होता है, लेकिन क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है या उनका एक बड़ा मुद्दा है रोजगार? विकास का एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
और बाकी अन्य चीजें। जी विकास, चलिए लगता है विकास का संपर्क टूट चुका है। विकास इस वक्त हमारे साथ डोडा से जुड़े हुए थे, क्योंकि पहले चरण के अंदर डोडा किश्तवाड़ में चुनाव होने हैं, चिनाब वैली की कुछ इन सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल अनंतनाग से फिदा हुसैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं सीधे अनंतनाग ही इस वक्त रुक करना चाहूंगा। फिदा, बताइएगा क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रही है राजनीति में, क्योंकि हम हर रोज बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर, लेकिन रोज कहीं ना कहीं जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे कोई ना कोई फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो आज की ताजा अपडेट क्या है? देखिए शीतल, 2024 की कमान किसके हाथ में आएगी और अगली सरकार किसकी होगी, वक्त कम बचा है और इस वक्त का कई सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो लाभ उठाने में लगी हुई है। इस वक्त जो बीजेपी के हेडक्वार्टर पे हूँ, अनंतनाग हेडक्वार्टर पे, जहाँ पर बंद कमरे में इस वक्त जो है एक अहम बैठक चल रही है और इस अहम बैठक की अगुवाई जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल और उनके साथ डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जो है वो यहाँ पर उन्होंने बंद कमरे में, यानी कि बंद कमरे में ये बैठक जो है वो इस वक्त जारी है। और इस बंद कमरे में जितने भी प्रत्याशी है दक्षिण कश्मीर के, वो भी इस मीटिंग में, ये काफी अहम मीटिंग मानी जाती है और कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया गया है इस बैठक के लिए। लेकिन कोशिश करेंगे हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि जैसे मैंने आगाज में ही कहा कि 2024 की जो गद्दी है उस पर कौन सवार होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ से गठबंधन है, दूसरी जानिब जो बीजेपी और उनके साथ बाकी अन्य पार्टियां हैं वो इस वक्त चुनाव के लिए प्रचार में लगी हुई है। अब ये देखना होगा कि जनता किसके हक में अपना वोट देती है। लेकिन ये वो बंद कमरा है जहां पर सिक्योरिटी तो बाहर है, लेकिन अंदर जाने की अनुमति इस बार बैठकें कर रहे हैं। जी देखिए, बैठक इस वक्त सुबह से चल रही है। जैसे कि जो संगठन मंत्री है या भारतीय जनता पार्टी के, वो इस मीटिंग में यहाँ पर खुद उन्होंने कमान संभाली है। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी साहिबा वो यहाँ पर है। तस्वीरों में थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वो तस्वीरें जो अंदर मीटिंग जारी है, जिसमें कई सारे प्रत्याशी भी है, वो इस मीटिंग में इस वक्त बंद कमरे में, जैसे मैंने कहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये बाहर शायद निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे हम एक्सक्लूसिवली इनके साथ बात करने की। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अशोक कोल से ही बात करने की, जो संगठन मंत्री है पार्टी के, उनसे हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। रूपाली, तो यहाँ पे कोल साहब है हमारे साथ। कोल साहब, बैठक खत्म करने के बाद बाहर निकले, लाइव तस्वीरें मैं आपको गुलिस्तान पर सबसे पहले दिखाने की। कोल साहब, बैठक बंद कमरे में थी, प्रत्याशी भी साथ थे, तो क्या निर्देश जारी किए पार्टी के प्रत्याशियों को जीतने के लिए निर्देश जारी किए हैं? सब हमारे 8 प्रत्याशी आए थे, श्रीनगर प्रत्याशी आया था, उनको हमने यही यहाँ से आदेश दिया है कि सबको साथ लेकर और कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने का काम इन्होंने करना है, यही आदेश हमने दिया है। अभी बाकी लोगों से भी हम, तो किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? अच्छा मुकाबला है और हमारे लोग जीत कर आएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। तो ये संगठन मंत्री अशोक कोल जी थे। मैडम दरक्षा अंद्राबी के साथ भी हम जो है बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम ये बताइए कि बंद कमरे में कहीं बैठे के आज एक और बोलिए मैडम जी, इस मीटिंग का मुद्दा मुझसे बस हमारे कैंडिडेट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और आज हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन साहब यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इलेक्शन के मैदान में हम हैं। इनकी डायरेक्शन लाजमी है और वही ये डायरेक्शन दे रहे थे किस तरह से कैसे काम करना है और अपने कैंडिडेट्स को यहाँ से इलेक्शन जीतना है, क्योंकि हम मैदान में उतरे हैं। हम इलेक्शन जीत रहे हैं, हम 8 सीटें से लड़ रहे हैं। ठीक है कि हम तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो इन्होंने लेने का दावा किया है। फिर से मैं बंद कमरे की वो तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी तक इसमें यहाँ आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये प्रत्याशियों के साथ साथ जो पार्टी के प्रवक्ता है
वो अल्ताफ ठाकुर वो भी यहाँ पर जो है इस मीटिंग में जावेद कादरी, रफीक अहमद वानी, वीर सराब जी चौधरी, रोशन के साथ साथ पार्टी के जो श्रीनगर से आए हुए और साथ ही साथ जिला पुलवामा से आए हुए बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे जो शीतल वो यहाँ पे मौजूद है। रफीक साहब बताइए क्या कहेंगे आप मीटिंग के हवाले से? आज हमारी आज फाइनल किस तरीके से को देता है जी, किस तरीके से आप कैंडिडेट और इसी पे आज यहाँ पे आ रहे थे जी, और हम पूरे ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह कमल खिलेंगे यहाँ। तो कमल खिलेगा एडवोकेट वजह से बताइए कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं आप? हवा चल रही है, वीर सराब जी हामिद प्रत्याशी है, क्या कहेंगे आप? इस बैठक में क्या मंथन हुआ? ये एक रिव्यू मीटिंग थी और फैसला किया गया, डायरेक्शन कुछ आ गई कि कैसे ये लड़ना है हमको इलेक्शन। हम तैयार हैं, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है जो आज तक हमको देखने को मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमें वोट डालेंगे और हम जीत कर कामयाब हो जाएंगे। अनंतनाग शांगसी स्टेट फर्टाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये इलेक्शन जीतेंगे। तो उम्मीद है और तो जाने की कोशिश कर रहा था, क्या मंथन हुआ बैठक में? टीवी की इन सीटों को जीते कि आज बड़ी बहन थी जिसमें आज तक वो साहब ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है और जितने भी कैंडिडेट साउथ 8 के 8 कैंडिडेट थे जी, बताया गया है कि किस तरह से हम इस बार हम उस कश्मीर में कमल खिलाने में कामयाब। कमल खिला जाए शोपियान से प्रत्याशी क्या फिलहाल जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एक और बड़ा झटका बीजेपी के लिए सांबा जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने पार्टी छोड़ दी है और पार्टी से रिजाइन दे दिया है। टिकट वितरण को लेकर नाराजगी बताई जा रही है और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। यानी विधानसभा चुनाव में इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती उनके अपने नेताओं को अपनी इस पार्टी के साथ जोड़ के रखना है। लेकिन एक एक कर ये नेता इस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह टिकट वितरण बताया जा रहा है, क्योंकि जब बीजेपी की पहली लिस्ट निकलकर सामने आई थी उसमें लगभग 44 लोगों का नाम था और उसके बाद उस लिस्ट को तुरंत बीजेपी ने वापस लिया और उसके बाद 15 लोगों का नाम निकलकर सामने आए। कुछ लोगों को नाम जो है इसमें कटा, कुछ लोगों को इसमें जगह नहीं मिली, लेकिन बड़ी नाराजगी बीजेपी के अंदरूनी खित्ते से निकलकर जब आई तो इसका असर चिनाब वैली में देखने को मिला और साथ साथ इसका असर रियासी में देखने को मिला और अब कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा असर जो है वो जम्मू के कुछ आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यानी सांबा में एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा सेटबैक इस वक्त बीजेपी के लिए, जहां पर जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने पार्टी छोड़ दी है और ये टिकट वितरण सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं है कि पार्टी छोड़कर वो आगे का कदम क्या उठाएंगे, क्या फैसला लेंगे, क्या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी में जाकर अपनी मजबूती या फिर अपने जो दावा है वो पेश करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन रूपाली, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है कि उनके अपने पुराने नेता छोड़कर चले जा रहे हैं। बिल्कुल शीतल, विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो जब लिस्ट जारी की गई थी उसी समय से ये देखने को मिला कि काफी सारे सियासी नेता ऐसे सामने निकलकर अब पार्टी के, भाजपा पार्टी के, जो काफी नाराज थे इस लिस्ट से, जिसके बाद वो सूची वापस ली गई। हंगामा जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। एकदम से अगर बात की जाए तो यू टर्न देखने को मिला जब लिस्ट जारी करके एक बार कैंसिल कर दी गई और दोबारा वो लिस्ट नए तरीके से निकाली गई और कई ऐसे तमाम बड़े नेता थे जो काफी ज्यादा गुस्सा थे। और इसी में अब सांबा की अगर बात की जाए तो जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने भाजपा का दामन जो है वो छोड़ दिया है और भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक है और एक
एक एक करके नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो नींव की बात करते हैं पार्टी की, वो ढीली पड़ सकती है। और इस तरीके की वीडियोस भी सामने आई थी जहां पर भाजपा के मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए, कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए थे। और इसी में ये बड़ा झटका जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि सांबा के जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। भाजपा को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। बिल्कुल, जिन जिन लोगों को टिकट से उम्मीद थी, अपनी पार्टी से उम्मीद थी कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है उनके विधानसभा क्षेत्रों से, लेकिन बीजेपी ने अपने नए फॉर्मूले को अपनाया, जिसका जीता जागता सबूत हमने लोकसभा चुनाव से पहले, जब छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हुए, जब राजस्थान के अंदर चुनाव हुए और जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, इन 3 राज्यों में जब बीजेपी की तरफ से 3 नए चेहरों को निकालकर सामने लाए तो उसके बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी अब किसी को भी राजनीति में मौका दे सकती है। और बीजेपी एक बहुत बड़ा संदेश देने की यहां से कोशिश कर रही है कि अगर आप राजनीति में हैं, काफी सालों से आप राजनीति में सक्रिय हैं, तो अब आपको ज्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे। अब नए चेहरों को लाया जाएगा, अब युवाओं को मौका दिया जाएगा। और उसी तर्ज पर जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसी तरह से बीजेपी ने लिस्ट सामने लाई, इसमें कई युवाओं को मौका दिया, कई नए चेहरों को मौका देने की कोशिश की। हालांकि कई जगहों पर बीजेपी ने इस डैमेज को कंट्रोल तो किया है, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है। बड़े बड़े नेता उन्हें छोड़कर चले जा रहे हैं और जो पुराने नेता हैं जिन्होंने इस पार्टी की नींव जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ी की है, 2008 और 2014 की जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर थी, उस वक्त इस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और पार्टी को एक बहुत बड़ा बहुमत 2014 में दिलाया था। 25 सीटें जीती थी, जो पहली बार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। लेकिन यहां पर परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं और यहां पर देखना होगा कि आखिर किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी इस पूरे नुकसान की भरपाई करेगी, खासतौर पर सांबा में जो कश्मीर सिंह ने वहां पर पार्टी छोड़ी। बिल्कुल, इसी के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद कश्मीर सिंह ने जो है इस्तीफा दिया है और साफ तौर पर उनका ये 40 साल का सफर जो है भाजपा में रहा है और आज ये सफर खत्म हो गया है। क्योंकि सांबा जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह की बात की जाए तो उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। और आपको बता दें, ये बड़ी नाराजगी जो है टिकट ना मिलने को लेकर जो है वो जाहिर की गई है। और कश्मीर सिंह की अगर बात की जाए तो पोलिंग बूथ एजेंट से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था और सांबा बीजेपी प्रेसिडेंट बनने तक ये सफर पहुंचा था। और बीजेपी की टिकट ना मिलने के बाद सुरजीत सिंह सलाथिया को टिकट दे दिया, ये भी बयान जो है इनकी तरफ से सामने आया कि नाराजगी साफ है कि टिकट ना मिलने पर ये इस्तीफा भी अब दे दिया गया है। तो बड़े बड़े जो बयान है वो भी निकलकर सामने आ रहे, क्योंकि भाजपा की अगर सूची की बात की जाए तो जब जारी की गई कई नेताओं की बात की जाए, बड़े नेताओं का नाम भी उस लिस्ट में नहीं आया, जिसके बाद नाराजगी जाहिर सी बात है। और ये बड़ा झटका जो है इस वक्त भाजपा को लगा है, जहां पर सांबा जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए ऋषि इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सांबा से जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, खास तौर पर जिला अध्यक्ष का पार्टी से बाहर जाना। यानी अध्यक्ष एक ऐसा पद होता है जो एक आधिकारिक पद है जिसके कंट्रोल में पूरी पार्टी होती है, लेकिन उसी का पार्टी से बाहर जाना कितना बड़ा जोल्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला सांबा में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस तरह से पार्टी के प्रधान जो कि पूरे जिला को चला रहे थे, उन्होंने अब बीजेपी को जो है अलविदा कह दिया है, अपना रिजाइन जो वो कल दे दिया। जिस तरह से उनके अंदर नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिली। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कश्मीर सिंह जिन्होंने एक लंबा वक्त पार्टी को दिया, 40 से 42 साल तक उन्होंने पार्टी की सेवा की। और जब सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात आती है तो सांबा विधानसभा क्षेत्र जो कि 3 दशकों से लगातार रिजर्व रहा, और जब ये सीट ओपन होती है तो इस बार यहाँ पर बाहर से कैंडिडेट जो वो लाया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर आए सुरजीत सिंह सलाथिया ने बीजेपी को ज्वाइन किया और उन्हें सांबा से उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। इसी को लेकर नाराजगी कश्मीर सिंह ने अपने व्यक्त की और लगातार कई दिनों से ये क्यास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से कई ऐसे कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजित किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, उसमें जो प्रधान है वो नहीं दिख रहे थे। और इसमें कहीं ना कहीं कई चीजें जो वो महत्वपूर्ण सामने आना शुरू हुई। टिकट के वितरण के बाद जो है ये नाराजगी कहीं ना कहीं दिखी जा रही है। सीनियरिटी को ध्यान में नहीं रखा गया है, किसी तरह की कोई कंसल्ट नहीं ली गई है। और उसी के साथ जो वोटिंग कराई गई थी, सर्वे कराया गया था कि कौन सा उम्मीदवार जो वो होना चाहिए, उसके ऊपर भी कश्मीर सिंह ने ये आरोप लगाया कि वो पूरी तरह से जो सर्वे किया गया था वो फेक था।
जो हमने नाम दिए थे पैनल में, वो नाम एक भी सामने नहीं आया और बाहर के व्यक्ति को टिकट जो वो दे दी गई, जिसके चलते 3-4 दिनों से वो ना तो मीडिया के सामने आए, ना ही वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। ऋषि, क्या कुछ लगता है एक एक करके नेता जो है भाजपा का दामन छोड़ते जा रहे हैं और कारण सिर्फ यही है कि टिकट में उनका नाम नहीं आया, उन्हें टिकट जो है नहीं मिली? क्या कुछ लगता है अब भाजपा के लिए कितनी मुश्किलें होंगी, क्योंकि 40 साल जो है कश्मीर सिंह को भी इस पार्टी में हुए और इस तरीके से बड़े नेताओं का छोड़ के जाना कहीं ना कहीं कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के लिए ला सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तमाम वो सीनियर नेता जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता, हम कहेंगे कि जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक खींचकर यहाँ तक लाया, आज इस मुकाम पर पार्टी पहुंची कि केंद्र में सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बन चुकी है, अब भी कयास यही लगाया जा रहा है कि भाजपा की यहाँ पर सरकार होगी। लेकिन सवाल ये है, आरोप ये लग रहे हैं कि सीनियरिटी को ध्यान में नहीं रखा गया, लंबा पॉलिटिकल कैरियर जिनको मौका मिलना चाहिए था उनको मौका नहीं दिया गया और बाहर से जो नेता लाए गए उनको जो है वो टिकट दिया गया। और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो बाहर के नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो पार्टी को खराब करते नजर आ रहे हैं, वो पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। हम विचारधारा को लेकर चल रहे थे, लेकिन वो विचारधारा के ऊपर कहीं ना कहीं ये घात किया जा रहा है, जिसके बाद ये नाराजगियों का दौर हमें लगातार देखने को मिला। ना सिर्फ जिला सांबा बल्कि तमाम अलग अलग इलाकों में इस समय जो नाराजगियों का दौर चल रहा है, नेता नाराज है। ऋषि, लेकिन अब मुख्य सवाल ये उठता है कि अब जब पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया है तो अब अगला कदम उनका क्या रहेगा? क्या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के मैदान में उतरेंगे या फिर किसी और पार्टी में जाने का इरादा है? देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमने नब्ज उनके टटोलने की कोशिश की है। हमने पूछा उनको कि क्या कुछ आपकी आगे की रणनीति रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने पहले लोगों के बीच में जाऊंगा, लोग क्या कुछ मेरे को सजेस्ट करते हैं, मैं लोगों के फैसले को सर्वोपरि रखूंगा और उसके बाद जो है यहाँ से अपना मैं आगे का कदम जो है वो उठाऊंगा। यानी वो इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ सकते हैं, वो किसी दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने कोई ऐसे पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन एक बड़ा सेटबैक उनके जाने से पार्टी को हो सकता है इन विधानसभा चुनावों में, जहां पर भाजपा ये दावा कर रही है कि 50+ का वो आंकड़ा टच करेंगे। लेकिन इस 50+ के आंकड़े के ऊपर भी कल उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि अब डबल डिजिट में भी भाजपा यहाँ नहीं आ सकती, जिस तरह से बाहरी कैंडिडेट यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के जो। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू के बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो हमारा आज का मुद्दा है वो ये है कि जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी आस्था के जो केंद्र हैं, हमारी संस्कृति के तो बिंदु हैं, हिंदू संस्कृति के, उनको कैसे मैनिपुलेट किया और किस तरह से शंकराचार्य जी जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ पर आते हैं और नतमस्तक होते हैं, उसकी रेलेवेंस को उसको बताते हैं। उस शंकराचार्य जी का नाम जो है ऐसा तख्ते सुलेमान नाम देना और हरि पर्वत जो हिस्टोरिकल हेरिटेज प्रॉपर्टी है, हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, उसको कोहेमरान का नाम देना, ये कहाँ तक जस्टिफाई करते हैं? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले आता है, उसके अंदर ये सारे चिन्ह आपको पता चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है हैंड एंड ग्लव बनकर जो है इसको अपना अमली जामा पहनाते हैं और उसके साथ साथ रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अब्दुल्ला परिवार से, अब्दुल्ला जी से कि फारूक अब्दुल्ला जी से कि क्या वो पूरा, जब वो 1990 में भी जब मौन रहे, जब कश्मीरी हिंदुओं का जब माइग्रेशन हुआ वहां से, और वो मौन रहे और स्पेक्टेटर रहे, आज भी वो इस्लामीकरण की जो रणनीति है, इस्लामीकरण का जो चीज है जो पाकिस्तान के साथ चलती है, वो किन आकाओं को खुश करने की कोशिश करते हैं? वो तब बात नहीं करते जब हिंदू मंदिरों का जो है पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा रहता है। वो हर एक जो है इस्लामीकरण की बात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करते हैं और हमारी आस्था के जो केंद्र हैं, जो हमारे हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस हैंड इन ग्लव जो है इसके साथ शाना बशाना जो है चलती है। मैं तो पूछना चाहूंगी यहाँ से कि इस कश्यप ऋषि की धरती को उन्होंने, जहाँ पे कण कण में शिव है और कण कण में शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं नामों से बदलने की कोशिश की है। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों जब सरकारें थी इन लोगों की, तो
अनंतनाग को भी इन्होंने इस्लामाबाद करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ लोग थे जिन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया और कहीं ना कहीं उनको एक रास्ता बताया। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इसके ऐसे नापाक जो इरादे हैं उनको कहीं ना कहीं छिनबिन करेगी और इनकी जो इस्लामीकरण की जो रणनीति है उसको कहीं ना कहीं पूरे रेजिस्टेंस के साथ उसको जो है खत्म करने की कोशिश करेगी। आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर एक परिवार के साथ खड़ी है जो परिवार वहां से विस्थापित हुआ है। हर एक हिंदू धर्म और संस्कृति को जोड़ने वाला जो आस्था के केंद्र है उनको, उनके साथ, उनके संरक्षण के लिए खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी हर एक उस मुद्दे को उठाएगी जो कांग्रेस और एनसी के लोग जो है हैंड इन ग्लव बनकर जो है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आस्था के जो केंद्र हैं उनको कहीं ना कहीं छिनबिन करने की कोशिश करते हैं। तो जम्मू से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आप देख रहे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रिया सेठी जिन्होंने सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी जम्मू के अंदर शुरू हो चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। समारोह भी बड़ा गंभीर है। कुछ ही दिन पहले मैं राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेरेमनी में गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं।
इस अवसर पर राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, मैं इसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। इन सब उपलब्धियों के बीच मैं इन यादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 वर्षों में न्याय को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किए हैं। कोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिशन लेवल पर काम हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दिल्ली से लाइव थे। भारत मंडपम में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जिला न्यायपालिका की आज 75वीं वर्षगांठ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में सभी दल इस वक्त मैदान में जुट चुके हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की ताबड़तोड़ रैलियां फिलहाल जारी हैं और जब से ये बिगुल बजा है, तब से हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद मैदान पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पूरी यहां पर ताकत झोंक रहे हैं। तो फिलहाल चुनाव ताकत के साथ ये प्रचार प्रसार हो रहा है। पूरे सभी दल, जितने भी दल हैं, वो लगातार इसमें जुटे हुए हैं। और इस बार खास बात ये भी है हरियाणा के अंदर कि जो यूपी के क्षेत्रीय दल हैं, वो भी इस वक्त हरियाणा में जो है वो दमखम भर रहे हैं। चाहे वो फिर आज़ाद की पार्टी हो, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो, या फिर अखिलेश यादव की पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये तमाम उत्तर प्रदेश की पार्टियां भी अब हरियाणा के अंदर जो है वो सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के आधार पर इन चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। देखना होगा कि एक चरण के अंदर जब हरियाणा में चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आएगा, उसमें कौन वहां पर सत्ता में आएगा। हालांकि पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और ऐसे में अब एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें भी हरियाणा में देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब से नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में यहां पर जो सत्ता संभाली है, तब से हर वर्ग को या फिर हर वर्ग की तरफ ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ हरियाणा में चुनाव जीतने की बात कर रही है। प्रॉपर्टी सीज हुई है, जो पिछले दिनों ईडी ने कार्रवाई की थी, हुड्डा और उनकी सहयोगी जो कंपनियां थी। नहीं, देखिए, जो आदमी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं, ये तो ईडी काम कर रही है। हमें इसका मालूम नहीं है लंबे समय से, क्योंकि ये केस चल रहा है और माननीय कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है। जो ही कोर्ट का अपना दिशा निर्देश होता है, वैसा कार्रवाई होती है। सर, करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा? कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाप ना हो जाए। करनाल से नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? अच्छा, एक तो आपने सुना, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किस तरह से विश्वास में नजर आ रहे हैं और फिलहाल बीजेपी जो है वो पूरा दमखम लगा रही है। खुद मुख्यमंत्री ने कंधे जो हैं वो मजबूत कर लिए हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं, विपक्ष है, वो भी लगातार
सक्रिय नजर आ रहा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ में ये बड़ा हादसा जो है होने से टला। आपको बता दें, हैंग करके एक हेलीकॉप्टर जो है वो ले जाया जा रहा था। ये डिफेक्टिव हेलीकॉप्टर था जो नीचे गिर पड़ा। खराब हेलीकॉप्टर को ले जाते ये वक्त हादसा जो है पेश आया है। आपको बता दें, जो हैंगिंग चेन थी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर दूसरे डिफेक्टिव हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा है, लेकिन जो हैंगिंग चेन थी उस हेलीकॉप्टर की, वो टूटने के कारण ये हेलीकॉप्टर नीचे जा गिरा और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि आसपास में कैंप्स भी थे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है, क्योंकि हैंगिंग चेन जो है वो टूट गई और एक बड़ा हादसा होते हुए टला। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले ये क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर जो है वो खराब हुआ था और केदारनाथ में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ये हेलीकॉप्टर। और आज MI-17 हेलीकॉप्टर से हैंग करते हुए इसको ले जाया जा रहा था, जहां पर इसकी हैंगिंग चेन जो है वो टूट गई और जिसके बाद ये बड़ा हादसा होते हुए टल गया। फिलहाल हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे गिरा और ये खराब हेलीकॉप्टर था जिसे दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा था। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि यह हादसा कितना भयानक हो सकता था, लेकिन फिलहाल खराब हेलीकॉप्टर को ले जाते वक्त यह हादसा हुआ है और हैंगिंग चैन टूट गई, नीचे गिरा खराब हेलीकॉप्टर। हालांकि बड़ा हादसा होने से टला, इसमें कोई लोग नहीं थे क्योंकि इसको हैंग किया जा रहा था, वहां पर लटकाया जा रहा था और उसके चलते ही इसको एक जगह से दूसरी जगह के लिए लिया जा रहा था, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड से हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, जरा डिटेल में ये पूरी अपडेट बताइएगा। बिल्कुल, देखिए केदारनाथ के अंदर हादसों पर हादसे देखने को मिलते हैं और वही देखिएगा एक बड़ा हादसा आज देर रात चला है कि जो एक हेलीकॉप्टर है वो खराब हो गया था, उसको चैन करके लाया जा रहा था, यानी पोजिशन में उसको लाया जाता और उसके बाद उसको सही किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो जो टू चैन वाला हैकर है वो टूट गया और जो खराब हेलीकॉप्टर था वो नीचे गिर गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एहतियात की टीम है, अन्य टीम है, वो वहाँ पर रेस्क्यू अभियान जरूर चला रही है और लगातार वहाँ पर सर्च अभियान चला रही है कि कहीं इस हादसे के अंदर कोई हताहत तो नहीं हुआ है। लेकिन अभी देखा जाए तो जो जनहानि की बात है वो कोई भी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अभी इसकी जांच भी की जाएगी क्योंकि एक बड़ा हादसा होने से टला है कि वो जो हेलीकॉप्टर लाया जा रहा था वो खराब था। आखिर किस तकनीकी के कारण वो खराब हुआ था और क्यों उसको टू चेंज करके लाया जा रहा था, क्या उसको वहां पर सही नहीं किया जा सकता? क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ लोग उसमें होते तो कहीं ना कहीं वो तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। इसके साथ ही जो नीचे गांव के लोग हैं जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर गिरा है तो वहां पर भी कोई ना कोई जनहानि हो सकती थी। लेकिन अब देखिएगा कि इसकी पूरी जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं और जल्दी इसकी जांच की जाएगी। लेकिन धनराज, ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी गवाही तस्वीरों की है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही पायलट की कही जाए या फिर कहा जाए कि जो वहां पर देख रेख करने वाले लोग हैं उनकी लापरवाही कही जाए। क्योंकि इस तरीके से टू चेंज करके हेलीकॉप्टर को लाना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं था और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं टू चैन करके उसको लाया जा रहा था और टू चैन में जिस तरीके से वो हैकर टूटा है तो अब ये भी जांच का विषय है कि आखिर हैकर क्यों टूटा है, क्योंकि जिस तरीके से जो हैकर टूटा है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो हैकर पुराना था और जिस कारण वो टूटा है और इसी कारण ये हादसा हुआ है। और देखिएगा कि जो हादसा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो जनहानि नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनहानि से कहीं ना कहीं उत्तराखंड एक बार फिर बच गया है। धनराज, ये जो हेलीकॉप्टर लेकर टीम जा रही थी, इनका क्या कुछ बयान आया है इस लापरवाही को लेकर, क्योंकि नीचे जो है गाँव था और एक बड़ा हादसा होते हुए टला है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक बयान की यदि मैं बात करूं तो जो लोग हैं उनके बयान जरूर आ रहे हैं कि जिस तरीके से गांव नीचे था और इस तरीके से यदि गांव के ऊपर वो हेलीकॉप्टर गिर जाता तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था और गांव के वासियों को भी नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन ये गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर एक ऐसी जगह पर गिरा है जहाँ पर कोई नहीं रहता था, नदी में ये हेलीकॉप्टर गिरा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जान बच गई है। लेकिन इस तरीके की जो लापरवाही हुई है इसकी जाँच का आदेश जरूर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने खुद इसके आदेश जारी किए हैं कि इसकी जांच की जाए कि आखिर ये हेलीकॉप्टर नीचे क्यों गिरा है। जी
बिल्कुल, देखिए इस तरह से हवा में इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम देना, एक हेलीकॉप्टर से जिसमें पायलट बैठे हैं, जिसमें लोग बैठे हैं और उसके साथ आप खराब हेलीकॉप्टर को हैंग कर रहे हैं, ये कितनी एक बहुत बड़ी लापरवाही निकल कर तो आ ही रही है। लेकिन ये कितना पॉसिबल है धनराज, ये मुमकिन है? क्या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस तरह की बयानबाजी सामने आई है कि पॉसिबिलिटीज है इस तरह के खराब हेलीकॉप्टर को आप हवा में लेकर जा रहे हैं और उसको लटका के लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर में जिसमें टू चैन किया गया था उसमें भी पायलट थे और उसके साथ उसमें जो यात्री हैं वो भी उसमें मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, हो सकता था कि जो उस हेलीकॉप्टर के साथ भी हादसा हो सकता था, क्योंकि इस तरीके से टू चैन करके हेलीकॉप्टर को ले जाना कोई उचित नहीं है। और जिस तरीके से बात करें, अभी एक्सपर्ट के कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्टों का ये मानना है कि इस तरीके से टू चैन करना कहीं ना कहीं से खाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से टू चैन करके ले जाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि हादसे को दावत देने वाली बात यहाँ पर सामने आई है कि पहले से ही कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर खराब था उसको इस तरीके से टू चैन करके ले जाना एक बड़ा खतरा उत्तराखंड पर हो सकता था। लेकिन ये खतरा टला है, ये गनीमत है, इसके लिए सभी लोग कहीं ना कहीं भगवान का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि इस तरीके से जो बड़ा हादसा वो होने से बचा है, जिससे कई लोगों की जान ही बच पाई है। बिल्कुल, ये गनीमत रही कि इसमें जो है किसी का नुकसान नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही, पीएम मोदी आज देशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। एक और बड़ी खबर, इस वक्त पीएम मोदी 3 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले हैं, यानी कुछ और वंदे भारत इस वक्त समर्पित की जाएंगी लोगों के लिए। यूपी, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में इसकी कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और अब तक देश में लगभग 100 से ज्यादा वंदे भारत जो है वो लोगों के लिए रखी गई हैं। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा वंदे भारत देश के विभिन्न राज्यों में इस वक्त चल रही हैं, जिससे आम सुविधाएं, जो लोगों को बेसिक या बुनियादी सुविधाएं बाकी ट्रेनों में नहीं मिलती हैं, वो तमाम सुविधाएं वंदे भारत के अंदर जो हैं वो मौजूद रहती हैं। तकनीकी रूप से स्ट्रॉन्ग इन ट्रेनों को किया गया है और भी जो नए वंदे भारत इस वक्त आ रही हैं वो काफी ज्यादा तकनीकी लैस होंगी और प्रधानमंत्री मोदी का ये एक और तोहफा उन आम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो ट्रेनों के माध्यम से खास तौर पर उनके सामने दिक्कतें खड़ी होती हैं, इसका कितना फायदा होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी आवाज जो है वो उठाई जाती है, वंदे भारत को लेकर लगातार सरकार पर जो है वो कटाक्ष किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ वंदे भारत की अगर बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत जो है भारत में लाई थी और लोगों की भी अगर बात की जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा साबित हुई है, जहां पर उनको बहुत सहूलियत भी मिली है वंदे भारत के जरिए। और आपको बता दें, आज 3 नई वंदे भारत ट्रेनें जो है वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन ट्रेनों को हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी। आपको बता दें, ये तीनों ट्रेनें जो है चेन्नई के नागरकोइल और मदेरू से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच में चलेंगी और पहली शुरुआत 2019 15 फरवरी को की गई थी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत और अभी तक इस वक्त भारत की अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत और मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत बड़ी कामयाबी ये वंदे भारत ट्रेन जो है साबित हुई है। बिल्कुल, देखिए वंदे भारत से, उनकी मदद से जो है लोगों को स्पीड में यहाँ पर मदद मिली है, यानी जितना समय बाकी ट्रेनों में लगता था उससे कई गुना कम समय वंदे भारत से लगता है। यानी समय, यहाँ पर समय की बचावट जो है वो लोगों को मिल रही है, समय की बचत मिल रही है, उसके साथ साथ आरामदायक यात्रा इस पर होती है, उसके साथ साथ जो टेक्निकली वंदे भारत को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल रही हैं। जहां देश के कई राज्यों में जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं, समय का वहां पर अधिक लगता है, लेकिन उस समय की कटौती यहां पर वंदे भारत के जरिए की गई है और वंदे भारत का जो क्रम है वो हर दिन बढ़ रहा है, प्रतिदिन इसको बढ़ोतरी की तरफ लिया जा रहा है और इसमें अब फिर से 3 ट्रेनों को आज यहां पर प्रधानमंत्री मोदी सौगात देने वाले हैं, जो 3 अलग अलग राज्यों को जोड़ेगी और इन राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी को भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो लगातार वंदे भारत के जरिए ये सौगातें आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही हैं। यह ट्रेन स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। चलिए, एक और बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई अभी भी जारी है और अतीक की एक बेनामी संपत्ति
जल्द कुर्क जो है वो की जाएगी। आपको बता दें करछना में अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है और एक्शन जो है इस पर देखा जा रहा है और पुलिस और प्रशासन की जांच में मामला जो है ये सही पाया गया है। कुर्की के लिए पुलिस ने पुलिस कमिश्नर कोर्ट को रिपोर्ट भेजी और उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने इस मामले की जांच की और मामले को एकदम सही जो है वो पाया गया। जिसके बाद आपको बता दें ये बेनामी संपत्ति श्याम जी सरोज के नाम पर रजिस्ट्री जो है इसकी करवाई गई थी और अतीक के गुर्गों ने श्याम जी सरोज के नाम पर बड़ी रजिस्ट्री जो है इस संपत्ति की करवाई थी। आपको बता दें ये सरोज के नाम पर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो बनवाई गई है, जिस पर अब बड़ा एक्शन और बड़ी कार्रवाई जो है होते हुए नजर आ रही है। जहां पर आपको बता दें इस 8 करोड़ की प्रॉपर्टी पर अब बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। चलिए रजा रूपाली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजा, वैध रूप से जो अर्जित संपत्ति है वो कुर्क होगी, यानी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। चलिए रजा, आपका संपर्क शायद टूट चुका है। रजा के साथ दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उस पर कार्रवाई जारी है और अतीक की एक और बेनामी संपत्ति जल्द कुर्क हो जाएगी। अतीक पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां यहां पर सरकार की तरफ से हो रही हैं। करछना में अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति कुर्क होगी और कुर्क करने के लिए कोर्ट को रिपोर्ट भी भेजी गई है और अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें ये पूरा मामला जो है ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अतीक अहमद जिनकी हत्या की गई थी और मीडिया के कैमरों के सामने, लेकिन उसके बाद से ही सरकार ने उनकी संपत्तियों को कुर्क करना शुरू किया है। उनकी जो बेनामी संपत्ति है उस पर कार्रवाई करना शुरू किया है। रजा आबाद से एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं हमारे संवाददाता। रजा, अतीक अहमद की जो बेनामी संपत्तियां हैं उनको कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी है, तो अभी तक नई अपडेट क्या आ रही है? प्रॉपर्टी पता चला, पुलिस और प्रशासन की जांच में मामला सही पाया गया। बेनामी संपत्ति कुर्क करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई। कुर्की के लिए पुलिस कमिश्नर कोर्ट को रिपोर्ट भेजी। पुलिस कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई होना तय है। ये बेनामी संपत्ति श्याम जी सरोज के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई थी। अतीक के गुर्गों ने श्याम जी सरोज के नाम पर रजिस्ट्री कराई। चलिए, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन और आज पहली पाली में परीक्षा शुरू हो चुकी है और दूसरी पाली में जब परीक्षा हो जाएगी तो आज ये परीक्षाएं खत्म होंगी। मामले में अब तक 59 एफआईआर दर्ज की गई हैं जिन्होंने इस परीक्षा में खलबली करने की कोशिश की है और लगभग 62 लोगों को इस तक जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी कुल मिलाकर इस परीक्षा के दौरान में या परीक्षा के जब शुरुआती दौर था, जब परीक्षाएं शुरू हुई थी, तो उस समय जरूर कुछ लोगों ने इन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी और अफवाहें फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन तुरंत सरकार और पुलिस की तरफ से इन पर कार्रवाई की गई, इन पर नकेल कसी गई और लगभग 62 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और बाकी अन्य लोगों पर जो है वो एफआईआर भी दर्ज हुई हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी पुलिस के शक के घेरे में हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है और प्रशासन, सरकार पूरी तरह से इन परीक्षाओं पर नजर बनाए रखी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती थी यूपी की पुलिस परीक्षा को लेकर, भर्ती परीक्षा को लेकर, लेकिन उसको अभी तक सरकार ने भुनाया है। आज आखिरी दिन है, आज शाम तक जो है ये परीक्षाएं खत्म होंगी। आज दिन पर भी पुलिस की नजरें बनी रहेंगी कि आखिर आज दिन में कोई गड़बड़ी ना हो, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई घटना ना हो जिससे इन परीक्षाओं में कोई भी धांधली या कोई भी गड़बड़ी निकलकर सामने आए, उसका असर उन युवाओं पर पड़े, उन परीक्षार्थियों पर पड़े जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है और इन परीक्षाओं में जो है वो शामिल है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।